Hello friends, welcome to Tutelage Academy. Today we will be discussing Unit 2 of Code 55, which is Human Resource Management, and we will also be solving some important MCQs related to that. My name is Richa Bharti. I have qualified NET 2 times and I have a teaching experience of 3 years. So let's quickly start. Question is, which is false about performance appraisal? Okay. First one, yes, it is correct. It definitely provides a systematic judgment to back up salary increase, transfer, termination, etc. इसका लिटरल मीनिंग ही बताता है और हमें इससे समझ में आता है कि इस प्रोसेस से हम परफॉर्मेंस को अप्रेज करते हैं, जो कि इंटर्न हमारी सैलरी, ट्रांसफर, टर्मिनेशन ये सब पे डिपेंड करता है. करेक्ट. It is way of telling a subordinate how he is doing, suggestion needed for any changes. Correct. ये मोटिवेट करता है एम्प्लॉय को फाइंड आउट करने में अगर कोई परफॉर्मेंस डेफिशिएंसी है उसके लिए, ठीक है, और इसे सजेस्ट करता है कि कैसे उसे ठीक किया जा सकता है. इट इज यूज्ड एज अ बेस. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को कैसे यूज किया जा सकता है एज ए बेस फॉर कोचिंग एंड काउंसलिंग. बिल्कुल सही है. It helps in development of job specification. No friends, this is not correct. डेवलपमेंट इन जॉब स्पेसिफिकेशन में कौन हेल्प करता है? जॉब एनालिसिस. जॉब एनालिसिस जो है वो डिसाइड करता है किसी भी जॉब की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक जॉब की इंडेप्थ स्टडी करके उसके लिए क्या क्या स्किल्स और रिक्वायरमेंट, क्या क्या स्किल्स और नॉलेज की रिक्वायरमेंट है, ये सबको देख करके जॉब की ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आउटलाइन करता है और उसके बाद उसके थ्रू हम क्या बनाते हैं? जॉब स्पेसिफिकेशन. जॉब स्पेसिफिकेशन इज द लास्ट स्टेप ऑफ जॉब एनालिसिस प्रोसेस. ठीक है, तो इसीलिए हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 2, डैश इज अ प्रोसेस ऑफ इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉयज परफॉर्मेंस ऑफ अ जॉब इन टर्म्स ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट. इसका सिंपल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल. ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम यहाँ पर ये समझेंगे कि परफॉर्मेंस मैनेजमेंट और परफॉर्मेंस एनालिसिस क्यों नहीं होगा. सी फ्रेंड्स, एचआरएम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको हर टर्म्स की डेफिनेशन और उनका दूसरे टर्म के साथ क्या डिफरेंस है ये पता होना चाहिए. आपके दिमाग में एक वेग आइडिया नहीं, क्लियर आइडिया होना चाहिए. ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस एनालिसिस ये प्रोसेस को ही हम कैरी आउट करते हैं किसमें? परफॉर्मेंस अप्रेजल में. राइट, दिस प्रोसेस इज कैरी आउट इन परफॉर्मेंस अप्रेजल. यहाँ पर हम इवेल्युएटिंग एन एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इज व्हाट इज परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड दिस इज व्हाट इज वी आर डूइंग इन परफॉर्मेंस एनालिसिस. राइट, और जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट होता है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल से भी एक बड़ा टर्म होता है. इट्स अ बिगर टर्म एंड इट मीन्स अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस जो कि ना कि सिर्फ प्लानिंग में और कोचिंग में, रिव्यूइंग में एम्प्लॉयज को हेल्प करता है, जबकि और ये इसमें भी हेल्प करता है कि प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज किया जाए और प्रोडक्टिविटी को कैसे और डेवलप किया जाए और भी क्या क्या स्टेप्स लें, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट. लेकिन परफॉर्मेंस अप्रेजल एक सिंपल एक टॉप डाउन अप्रोच होता है जस्ट टू फाइंड आउट कि हाँ एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को अप्रेस करना है, उसके थ्रू सैलरी एंड ऑल का हमें डिसीजन लेना है और जैसा कि हमने यहाँ पर देखा कि कोचिंग और काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है कि नहीं, ये सब देखना. ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन का एम्प्लॉय के स्किल्स, एबिलिटीज और परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, जॉब इवैल्यूएशन इज यूज्ड फॉर डिसाइडिंग द वर्थ ऑफ अ जॉब. जॉब किस वर्थ का है उसकी रिलेटिव स्केलिंग करने के लिए ही जॉब इवैल्यूएशन का यूज किया जाता है. ठीक है, और इस परफॉर्मेंस में इसका एम्प्लॉय के वर्क के एबिलिटीज से कोई रिलेशन नहीं है. ठीक है, इसके बारे में हम लोग सेशन 5 में डिटेल से पढ़ेंगे. करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 3, डैश इज नॉट अ स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. ओके, अब हम लोग देखेंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल को कैरी आउट कैसे करते हैं. तो स्टेप 1 होता है कम्युनिकेटिंग द स्टैंडर्ड. जो मैनेजमेंट है वो स्टैंडर्ड को डिसाइड करती है, उसे कम्युनिकेट करती है दैट किस स्टैंडर्ड के साथ हमें एक्चुअल जो रिजल्ट है उसको कंपेयर करना है. ठीक है, स्टेप 1. स्टेप 2 इज कंपेयरिंग एक्चुअल रिजल्ट विद द स्टैंडर्ड जो कि मैनेजमेंट ने हमें दिया है. थर्ड, डिस्कसिंग द रिजल्ट. हम लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा, स्टैंडर्ड से ज्यादा रहा या स्टैंडर्ड से कम रहा तो क्या क्या
ट्रेनिंग और डेवलपमेंट करवाने की जरूरत है, अगर ज्यादा रहा तो हमें क्या क्या रिवॉर्ड्स और इंसेंटिव्स मिलेंगे, ठीक है। एडजस्टिंग द स्टैंडर्ड्स, नो, किसी भी हाल में हम लोग स्टैंडर्ड्स को एडजस्ट नहीं करते, ठीक है। स्टैंडर्ड जो है वो मैनेजमेंट डिसाइड करती है और वो फिक्स्ड होता है. वी आर नॉट इन अ पोजिशन टू प्ले विथ स्टैंडर्ड और टू एडजस्ट स्टैंडर्ड. ओके, इसलिए ये ऑप्शन हो जाएगा रॉन्ग एंड दैट इज वाई इट इज करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे पूछा है विच इज नॉट अ स्टेप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, राइट. Question number 4, when designing an actual appraisal method, the two basic consideration are, ठीक है. जब हम लोग परफॉर्मेंस अप्रेजल करना डिसाइड करते हैं तो हम लोग क्या क्या कंसिडर करते हैं, ठीक. तो जैसा हमने यहाँ पे देखा कि हमें क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड्स को कंपेयर करना है. तो दैट इज वाई वी डिसाइड व्हाट टू मेजर. व्हाट टू मेजर विल बी standards. Standards are what we will be measuring on comparing, right? And how to measure, हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग किस मेथड से कंपेयर करेंगे. हम लोग यहाँ पे स्टैंडर्ड को रिजल्ट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, राइट. कैसे करेंगे, किस मेथड से करेंगे, ये भी हम लोग डिसाइड करते हैं. और इसका जितने भी मेथड होते हैं उसको हमने दो ग्रुप में डिवाइड किया है. एक होता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड द सेकेंड वन इज मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, ठीक है. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, which of the following is a modern method of performance appraisal, ठीक है. तो इसमें हमारा जो आंसर होगा वो होगा असेसमेंट सेंटर मेथड, ठीक है. और हमारे पास इनफैक्ट और क्या क्या मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल है अगर हम लोग देखें तो एमबीओ भी एक मॉडर्न मेथड है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, दैट इज आल्सो अ मॉडर्न मेथड ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल. एंड देन नेक्स्ट बार्स इज आल्सो अ मॉडर्न मेथड. एंड देन 360 डिग्री अप्रेजल आपने सुना होगा, वो भी मॉडर्न मेथड अप्रेजल का, जो स्ट्रेट रैंकिंग होती है, जिसमें कि जो कि बहुत ही सिंपल होता है. ये ओल्डेस्ट मेथड है. इसमें सिंपली हम जो ये नंबर ऑफ एम्प्लॉयज होते हैं उनको रैंक में एक अरेंज कर देते हैं फ्रॉम द वन हु हैज परफॉर्म द बेस्ट टू द वन हु हैज परफॉर्म द लिस्ट. इट इज यूजुअली एप्लीकेबल फॉर स्मॉलर ऑर्गेनाइजेशन, राइट. एंड देन देयर इज ग्रेडिंग मेथड. ग्रेडिंग मेथड में क्या होता है कि हम लोग कुछ ग्रेड्स बना लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, गुड, एवरेज, फेयर, पुअर, इस तरह से हम ग्रेड बना लेते हैं. और जो भी हमें मेजर करना होता है, फॉर एग्जाम्पल जजमेंट, लीडरशिप, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी, नॉलेज, ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी, ये सबको हम उसमें हम लिस्ट करते हैं. और फिर ये सारी जो कैटेगरी होती है ना, जो ग्रेड्स होते हैं, उसमें हम लोग मेजर करते हैं. तो दैट इज व्हाट इज ग्रेडिंग मेथड, करेक्ट. एंड देन देयर इज क्रिटिकल मेथड. तो क्रिटिकल मेथड में क्या होता है फ्रेंड्स, ये तीनों जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल की, ठीक है. तो जो ट्रेडिशनल में ये होता है, तो जो क्रिटिकल मेथड में ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है फ्रेंड्स. जब भी कई बार होता है कि इन द कोर्स ऑफ आवर जॉब वी डू सम वर्क विच इज वेरी आउटस्टैंडिंग, ठीक है. या फिर कभी कभी हमारे से या किसी से कुछ ग्रेव मिस्टेक्स भी हो जाती है. तो जो ऐसे जो सिचुएशंस होती हैं, ऐसे जो भी अकरेंसेस होते हैं, उसको सुपीरियर जो है हमारा वो रिकॉर्ड करके रखता है इन अ रिटन, नॉट ओरल, इट शुड बी रिटन, एज अ इन अ रिटन फॉर्म. और वो जब परफॉर्मेंस अप्रेजल हम करते हैं तब हम उसमें वी टेक इनटू कंसिडरेशन दोज इंसिडेंट्स. तो दैट इज व्हाट इज क्रिटिकल मेथड. तो ये तीनों जो है वो ट्रेडिशनल मेथड है. एंड असेसमेंट सेंटर मेथड, आई एम रीआइटरेटिंग, एमबीओ, 360 डिग्री अप्रेजल, these are what modern method of performance appraisal, right. Next, question number 6, the 360 degree performance feedback involves the evaluation of employees by HR manager, employees, supervisor, all who are directly in contact with them, ठीक है. ये होगा हमारा आंसर, ठीक है. ये जैसा कि नाम ही बता रहा है 360 डिग्री परफॉर्मेंस, इसमें अगर किसी एम्प्लॉय को हम अप्रेज कर रहे हैं तो उसका सुपरवाइजर, ठीक है, उसके साथ जो कलीग्स हैं, वो उसका एचआर मैनेजर जो कि उससे मैप्ड होगा, वो सभी उसके बारे में फीडबैक देंगे. इनफैक्ट ईच एंड एवरी पर्सन विथ हुम ही इज रिलेटेड विल बी गिविंग फीडबैक, ठीक है. इसमें फ्रेंड्स ये भी याद रखना है कि इसमें जो फीडबैक होता है वो कस्टमर भी देते हैं. ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. कस्टमर भी देते हैं फीडबैक, जो क्लाइंट्स है,
जो क्लाइंट्स रिलेटेड होंगे उस एम्प्लॉयज से, वो भी फीडबैक देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल होगा, सपोज वी ऑर्डर समथिंग फ्रॉम any like Big Basket or Myntra, then we used to give rating to that delivery boys. Or if we go in a bank, ठीक है, बैंक में अगर हमने कोई पॉलिसी ली है या कुछ भी हमने वहां से सर्विस ली है, तो भी हमें रेटिंग प्रोवाइड करने को दी जाती है, दैट हाउ वाज आवर एक्सपीरियंस, राइट. तो वो सारा कुछ किस में नोट होता है, 360 डिग्री परफॉर्मेंस फीडबैक में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. Which performance appraisal tools require a supervisor to maintain a log of positive and negative examples of a subordinate work related behavior? करेक्ट. तो इसमें हमने जैसे कि डिस्कस किया था पहले, इसका आंसर क्या होगा, क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड. पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जाम्पल जो भी हमारा होता है, जो भी ड्यूरिंग आवर कोर्स ऑफ वर्क हमने कुछ अगर आउट ऑफ द बॉक्स जा करके कुछ अच्छे काम किए या फिर हमसे कुछ गलती हो गई है, वो सारी चीजों का एक रिकॉर्ड होता है जो कि सबऑर्डिनेट जो है वो जो कि सुपीरियर जो है वो रिकॉर्ड करके रखते हैं. ये जो क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड होता है ना फ्रेंड्स, इसका एक बहुत सिंपल सा प्रिंसिपल ये है दैट देयर आर सर्टेन सिग्निफिकेंट एक्ट्स इन ईच एम्प्लॉयज बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस विच मेक ऑल द डिफरेंस बिटवीन इट्स सक्सेस एंड फेलियर ऑन द जॉब. ठीक है. थोड़े से कुछ इंसिडेंट डिसाइड करते हैं आपका सक्सेस और फेलियर. करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. Which performance appraisal technique lists traits and a range of performance values for each trait? ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा ग्राफिक रेटिंग स्केल. बहुत सिंपल है फ्रेंड्स. ठीक है. दिस परफॉर्मेंस अप्रेजल टेक्निक इट लिस्ट्स ट्रेट्स. ठीक है. पहले हम ट्रेट्स की लिस्टिंग करेंगे. ठीक. फॉर एग्जाम्पल अटेंडेंस, ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी हमने लिस्ट कर लिया. उसके बाद रेंज ऑफ परफॉर्मेंस वैल्यूज, उसमें हम लोग रेंज करेंगे कि ओके इट वाज आउटस्टैंडिंग, गुड, वेरी गुड, फेयर, पुअर. और वी कैन रेंज इट लाइक अटेंडेंस को हम ऑन ए स्केल ऑफ 1 to 10 भी हम मेजर कर सकते हैं कि ओके इफ 1 देन अटेंडेंस इज वेरी गुड, इफ 10 देन अटेंडेंस इज वेरी पुअर. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग ट्रेट्स को लिस्ट करके रेंज करते हैं. जो रेंज करते हैं वो इसमें कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है और डिसकॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है. ठीक है. अगर 1 to 10 हमने किया है तो वो कॉन्टिन्यूअस स्केल में है, और अगर हमने डिवाइड कर दिया है कि ओके इट हैज टू बी मेजर्ड इन 5 स्केल, आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड, एवरेज, फेयर, पुअर, तो वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्केल हो जाएगा. एक और चीज इसमें है फ्रेंड्स ग्राफिक रेटिंग स्केल में, ये एम्प्लॉयर कैरेक्टरिस्टिक्स और एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दोनों को मेजर करती है. एम्प्लॉयर कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या हो जाएगा, जैसे कि लीडरशिप, उसकी कॉपरेटिवनेस, उसका एंथुसियाज्म, उसका कॉपरेटिव एटीट्यूड, ये सारा जो एम्प्लॉयर की जो ट्रेट है उसको भी हम लिस्ट कर सकते हैं. एम्प्लॉय का ट्रेट इसमें आ जाएगा कि रेगुलर अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, ओबीडियंस, ये सारी चीजें आ जाएंगी एम्प्लॉय ट्रेट में. ठीक है. नेक्स्ट 9. इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, रहीम है, वो सुपरवाइजर है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का. ही इज इन द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग हिज स्टाफ परफॉर्मेंस. ओके. ही हैज प्री डिटरमाइंड, उसने पहले डिटरमाइन कर लिया है कि 15% ऑफ द ग्रुप विल बी आइडेंटिफाइड एज हाई परफॉर्मर, 20% एवरेज परफॉर्मर, 30% sorry it's above average, 30% is average, 20% below average and 15% is poor. अगर ऐसा पहले से ही डिसाइडेड होता है, ठीक है, जो एम्प्लॉयर है वो पहले से ही फिक्स कर देता है दैट कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसको हाई परफॉर्मेंस चाहिए और कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उसको बिलो परफॉर्मेंस चाहिए. इस तरह से अगर हम फिक्स्ड कर देते हैं और उस फिक्स्ड नंबर में फिर हम एम्प्लॉयज को एलोकेट करते हैं, देन इट इज कॉल्ड फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन मेथड. करेक्ट. इसमें भी अगर जो रिसेंसी बायस होती है वो जो है जो कि हाल फिलहाल में अगर किसी से मिस्टेक हुआ हो तो वो इसमें कैलकुलेट नहीं होता है. ठीक है. ये रिसेंसी बायस को रिमूव करने में हेल्प करती है क्योंकि प्री डिटरमाइंड होता है कि 15% हम मुझे हाई परफॉर्मर में डालना ही है, तो जो टॉप 15% जिसका कंट्रीब्यूशन होगा वो आएंगे ही आएंगे इसमें. करेक्ट. तो इसलिए इसमें रिसेंसी बायस जो है वो काउंट नहीं होगी. ठीक है. ये आपको याद रखना है.
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not a modern method of performance appraisal? तो कौन सा मॉडर्न मेथड नहीं है? एमबीओ भी एक मॉडर्न मेथड है, असेसमेंट सेंटर मेथड भी मॉडर्न मेथड है, बार्स भी मॉडर्न मेथड है, चेकलिस्ट मेथड जो है वो हमारा मॉडर्न मेथड नहीं है। ये क्या है? ट्रेडिशनल मेथड है। चेकलिस्ट में क्या होता है? इसमें यस नो टाइप क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, if employee give respect to his superior, if employee follow instruction properly, if employee make mistakes frequently, इसमें yes no जैसे क्वेश्चंस होते हैं, टिक मार्क जैसे क्वेश्चन होते हैं। इसमें एक चीज ध्यान देने की जरूरत ये है फ्रेंड्स कि इसमें जो रेटर है, ठीक है, वो एक्चुअली ये रिस्पॉन्सेस को कलेक्ट करता है एंड सेंड्स इट टू पर्सनल डिपार्टमेंट, और जो फाइनल रेटिंग है वो पर्सनल डिपार्टमेंट करती है, ठीक है, वो रेटर नहीं करता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जो सुपीरियर है वो रिस्पॉन्सेस कलेक्ट करके एचआर डिपार्टमेंट को भेज देगा, और वो जो यस नो वाला जो रिस्पॉन्स होगा उसको पर्सनल डिपार्टमेंट स्टडी करेगी कि एक्चुअल में उसका बिहेवियर ट्रेट कैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अरेंज द स्टेप्स ऑफ बार्स मेथड। ओके, बार्स का फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स? आ चुका है एग्जाम में, यूजीसी नेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। बार्स का फुल फॉर्म होता है बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें सबसे पहले जो भी क्रिटिकल इंसिडेंट है उनको जनरेट करते हैं, दिस इज स्टेप 1। उसके बाद जो भी हमारा परफॉर्मेंस डायमेंशन है उसको हम लोग डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग डेवलप करते हैं। जो भी होगा ओबीडियंस, पंक्चुअलिटी, दैट ऑर्डरलीनेस, एटीट्यूड, जो कुछ भी है, ये सारा परफॉर्मेंस डायमेंशन हम लोग डिसाइड करते हैं। उसके बाद रीएलोकेट इंसिडेंट, जो परफॉर्मेंस डायमेंशन होता है उसमें उससे रिलेटेड जो क्रिटिकल इंसिडेंट होते हैं वो हम लोग उसमें एलोकेट करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग फिर से एलोकेट करते हैं। उसके बाद स्केल ऑफ इंसिडेंट, मतलब कि क्रिटिकल इंसिडेंट जो है उसको फिर हम लोग एक स्केल में मेजर करते हैं वो कितना क्रिटिकल है, करेक्ट, उस परफॉर्मेंस डायमेंशन के अंदर वो कितना क्रिटिकल है। इस तरीके से हम लोग स्केल करते हैं क्रिटिकल इंसिडेंट को, राइट, एंड देन वी डेवलप द फाइनल इंस्ट्रूमेंट। तो ये जो है ये इट इटसेल्फ इज अरेंज्ड इन अ राइट मैनर, इसलिए जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, ABCDE, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इन डैश मॉडर्न मेथड ऑफ अप्रेजल many evaluators join together to judge employee performance in several situations with the use of a variety of criteria, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स असेसमेंट सेंटर मेथड। ये एक मॉडर्न मेथड है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। अच्छा, एक चीज, मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड, ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? क्यों कुछ मेथड्स को मॉडर्न मेथड बोला जाता है? इसका आंसर ये है कि जो ट्रेडिशनल मेथड होते हैं उनका एक जस्ट टॉप डाउन अप्रोच होता है, वो स्टैंडर्ड्स को से कंपेयर करते हैं और रिजल्ट को शो करते हैं, राइट। लेकिन जो मॉडर्न मेथड होता है वो अपार्ट फ्रॉम दो स्टैंडर्ड वो बिहेवियरल वैल्यूज को भी अकाउंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एम्प्लॉय में कितनी गुडनेस है, उसका कैपेबिलिटी इंक्रीज होने के कितने चांसेस हैं, वो कितना फ्लेक्सिबल है, उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वो कितने अच्छे से हैंडल कर सकता है, तो ये जो कुछ बिहेवियरल ट्रेट्स भी अगर हम मेजर करते हैं उसको भी हम अकाउंट में लेते हैं, तो हम उसे क्या कहते हैं? मॉडर्न मेथड, ठीक है। मॉडर्न मेथड यूजुअली, नॉट नेसेसरली बट यूजुअली सुपीरियर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, ठीक है। असेसमेंट सेंटर मेथड में क्या होता है कि इसीलिए इसको असेसमेंट सेंटर क्यों बोला जाता है? क्योंकि एक सेंटर होता है जिसमें कि हम एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को असेस करते हैं और बहुत सारे इवैल्यूएटर मिलकर असेस करते हैं इस सेंटर में, ठीक है। और वो लोग बहुत सारा टूल्स यूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन बास्केट एक्सरसाइज, बिजनेस गेम, रोल प्लेइंग, ग्रुप डिस्कशन, बहुत सारी चीजें होती है और उस एम्प्लॉय को असेस किया जाता है उस सेंटर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इन विच कंट्री वाज द असेसमेंट सेंटर फर्स्ट बिल्ड? इसका आंसर हो जाएगा यूएस एंड यूके। यहाँ पे सबसे पहले असेसमेंट सेंटर को प्रैक्टिस किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, एमबीओ वाज गिवन बाय पीटर ड्रकर। एमबीओ इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, इट वाज गिवन बाय पीटर ड्रकर, एब्सोल्युटली करेक्ट। इन एमबीओ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट जॉइंटली आइडेंटिफाई गोल्स, बिल्कुल करेक्ट, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा बोथ आर ट्रू। इसका मतलब क्या फ्रेंड्स? सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट जॉइंटली आइडेंटिफाई गोल्स, एक गोल को
पूरी जो टीम है वो रिकॉग्नाइज करती है, जिसमें सुपीरियर सबऑर्डिनेट हर कोई होता है, उसके बाद व्हाट दे डू, आफ्टर डिफाइनिंग द कॉमन गोल दे डिफाइन each individual's major area of responsibility. Then we set the target for each and every individual, and at last we measure the result, what is expected of each of them. ठीक है, हम लोग लास्ट में जब हर एक इंडिविजुअल अपने लिए अपना अपना एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर अपने टारगेट सेट करता है. ठीक है, वो टारगेट किसकी तरफ डायरेक्ट होते हैं, एक कॉमन गोल की तरफ. और ये परफॉर्मेंस कैसे मेजर करता है, जब लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो इंडिविजुअल खुद से मेजर करता है कि ओके दिस वाज माय सेट टारगेट एंड हाउ मच आई हैव अचीव्ड. इस तरीके से इसमें होता है. इसमें क्या होता है कि देयर इज सम रूम टू मेक क्रिएटिव डिसीजन ऑन ओन. ठीक है, एक एम्प्लॉय अपने उसका जो टारगेट सेट होता है उसे कब पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, किस प्रोसेस से पूरा कर सकता है, यहाँ पे वो खुद से भी क्रिएटिवली डिसाइड कर सकता है. ठीक है, जो एमबीओ होता है वो फोकस करता है कि क्या आपके गोल फुलफिल हो पा रहे हैं कि नहीं, आप कितना गोल फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन आप कैसे गोल फुलफिल कर रहे हैं उसका उतना ज्यादा इसमें फोकस नहीं होता है. इसीलिए यहाँ पे एक प्लेंटी ऑफ रूम होता है किसके लिए, क्रिएटिव डिसीजंस बनाने के लिए. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, स्मार्ट गोल्स आर डिस्क्राइब्ड एज. स्मार्ट गोल्स जो है वो किससे रिलेटेड है, एमबीओ से ही रिलेटेड है. एमबीओ में जो हम लोग कॉमन गोल्स डिसाइड करते हैं, दैट गोल्स शुड बी टैंजिबल, दैट गोल शुड बी वेरीफाइबल, मेजरेबल, एंड दैट गोल शुड बी स्मार्ट. तो स्मार्ट गोल को हम लोग कैसे बेस्ट डिस्क्राइब कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट. द गोल शुड बी स्पेसिफिक, डिफाइन होना चाहिए, हमें मेजर करना क्या है, मेजरेबल, दिखना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हम एक्चुअली में क्या मेजर करना चाहते हैं. ठीक है, अटेनेबल, जो गोल्स होने चाहिए वो अचीवेबल होना चाहिए, जितना टाइमलाइन दिया हुआ है उसमें वो अचीव किया जा सके. इट शुड बी रेलिवेंट. ठीक है, जो गोल्स है वो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव से रेलिवेंट होने चाहिए. करेक्ट, टाइमली, एक प्रॉपर टाइमलाइन होना चाहिए जिसके अंदर की वो अचीव हो जाना चाहिए. ठीक है, इसीलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1. देन क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is not a performance appraisal biases. कौन सा परफॉर्मेंस अप्रेजल बायस नहीं है. ठीक है, इसे देख के ही पता चल रहा है फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा रॉन्ग सर्वे. ठीक है, हेलो इफेक्ट क्या होता है, हेलो इफेक्ट में हम लोग एक तरह का कॉग्निटिव बायस होता है ये, जिसमें क्या होता है कि अगर किसी एम्प्लॉय की एक पॉजिटिव ट्रेट हमें पता चल जाती है, देन वी मेक अ स्नैप जजमेंट कि ठीक है बाकी सब भी ठीक होगा, इसका अच्छा ही होगा. ठीक है, तो एक पॉजिटिव ट्रेट के बारे में ओवरऑल इंप्रेशन बना लेना, दैट इज हेलो इफेक्ट. सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है कि कोई रेटर है, दिस बायस हैपेंस ऑन द साइड ऑफ रेटर, कि जो रेटर होता है वो सभी को एक इफ ही हैज टू रेट बिटवीन 1 to 10, तो मोस्टली ही विल रेट ऑल द एम्प्लॉयज नियर एवरेज इन द टुवर्ड्स सेंटर. ये सबको एक एवरेज रेटिंग देने की कोशिश करेगा, तो वो ऐसा हो जाता है सेंट्रल टेंडेंसी. पर्सनल बायस, किसी रेटर का एम्प्लॉय के साथ इज देयर एनी पर्सनल मैटर, तो वो अगर रिफ्लेक्ट करता है अपने अप्रेजल में तो वो हो जाएगा क्या, पर्सनल बायस. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 17. He is not formally dressed up in the office. He may be casual at work too. This is an example of Horn effect. See, अगर हम लोग एक नेगेटिव ट्रेट को लेकर के एक स्नैप जजमेंट बनाते हैं कि अच्छा है इसका ये नेगेटिव है, इसका मतलब बाकी में भी इतना अच्छा नहीं होगा, तो ये हो जाता है हॉर्न इफेक्ट. और ये हेलो इफेक्ट का से ठीक अपोजिट है. ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है फ्रेंड्स. हेलो इफेक्ट में हम एक पॉजिटिव ट्रेट लेकर के इंप्रेशन बनाते हैं, इसमें एक नेगेटिव ट्रेट लेकर इंप्रेशन बनाते हैं. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी तो आपको पता ही है. स्टीरियोटाइपिंग में क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग में हम बस एक इंप्रेशन फॉर्म कर लेते हैं कि एक, और वो जनरल इंप्रेशन होता है, और उसमें हम रिसेंट अगर कोई इम्प्रूवमेंट हुआ है या डेवलपमेंट हुआ है तो उसको हम काउंट नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग सपोज किसी एरिया को ले लेते हैं, बलरामपुर, for example Balrampur, and there is one image in that organization that people from Balrampur are not very hardworking. तो बलरामपुर से कोई अगर एम्प्लॉय आएगा भी काम करने के लिए तो they will have the same impression even if वो जो बंदा है वो बहुत हार्ड वर्क कर रहा है. ठीक है, तो इस तरह का जो सपोजिशन होता है जो कि एक फॉर्म हो जाता है, और रिसेंट डेवलपमेंट रिसेंट इम्प्रूवमेंट इसमें काउंट नहीं होते हैं,
तो उसे हम कहते हैं क्या, स्टीरियोटाइपिंग। ठीक है। 18. First impression in a performance bias denotes primary effect. अगर फर्स्ट इंप्रेशन कुछ भी रहा, कैसा भी रहा, अच्छा या बुरा, अगर हम फर्स्ट इंप्रेशन से ही हम रेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द पर्टिकुलर ट्रेट विच वी ऑब्जर्व इन द फर्स्ट इंप्रेशन विच मे नॉट बी एडिक्वेट बेस फॉर अप्रेजल बट इवन देन वी रेट हिम, तो हम उसे क्या कहेंगे, प्राइमरी इफेक्ट। ठीक है, और प्राइमरी बायस, राइट। 19. A professor with a view to play it safe might give class grade near the equal to B regardless of the differences in individual performance. This is an example of, क्या हो जाएगा इसका आंसर, सेंट्रल टेंडेंसी होगा फ्रेंड। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि ये क्या करता है, ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंस का जो डिफरेंस होता है उसको काउंट नहीं करता है और सारे के सारे ग्रेड एक एवरेज की तरफ देता है, सेंट्रल टेंडेंसी की तरफ सारे के सारे ग्रेड्स को वो देता है। ठीक है, क्यों वो देता है वैसे, टू प्ले इट सेफ। ठीक है, राइट। 20. The person who was a good performer in the distant past is assured to be okay at present also. ठीक, इसे हम लोग कौन सा इफेक्ट बोलते हैं, अगर सपोज from the last 5 or 10 years someone is performing bad, ठीक है, and in this year he has performed really well, even then he may not get the good rating. क्यों, क्योंकि हमें लगता है कि लास्ट 5 to 10 years तो वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो वो अभी कैसे अच्छा परफॉर्म करेगा, ये हम एक बायस बना लेते हैं और उसका जो इम्प्रूवमेंट होता है उसके तरफ हम उतना ध्यान नहीं देते हैं जितना कि डिजर्व करता है। तो इस तरह के बायस को हम कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। स्पिल हो जाना मीन्स द बैड इंप्रेशन हैज स्पिल्ड ओवर दिस करंट ईयर परफॉर्मेंस ऑल्सो, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्पिल ओवर इफेक्ट। करेक्ट। 21. Addition of a new product line in a company is, ये आपका एक कॉन्सेप्चुअल नॉलेज को चेक करने के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्सिफिकेशन। जब भी कोई न्यू प्रोडक्ट लाइन अगर कोई कंपनी शुरू कर रही है या फिर न्यू सर्विस या न्यू मार्केट में जा रही है या फिर कोई न्यू टेक्नोलॉजी ही यूज कर रही है, ऐसे केसेस में हम क्या कहते हैं, जो कंपनी है वो डाइवर्सिफाई हो रही है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम कंपनी का डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। वर्टिकल इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो दो डिपार्टमेंट जो कि अलग अलग लेवल पर थी वो दोनों को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम और एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं, दैट इज वर्टिकल इंटीग्रेशन। हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन में दो डिपार्टमेंट जो कि सेम लेवल पे थी उसको हम इंटीग्रेट करके एक डिपार्टमेंट बना रहे हैं, दैट इज हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। जियोग्राफिकल एक्सपेंशन में क्या है कि हम किसी और कंट्री में भी अपना हेडक्वार्टर खोल रहे हैं, किसी और एरिया में भी अपना हेडक्वार्टर ओपन कर रहे हैं, तो ऐसे में हम कहते हैं क्या, जियोग्राफिकल एक्सपेंशन। ये चारों जो है ना फ्रेंड्स, दीज ऑल फोर आर ग्रोथ स्ट्रेटेजीज, growth strategies of any organization and it was given by ANSOF. ANSOF ने इन चारों ग्रोथ स्ट्रेटेजीज के बारे में बात की थी। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, which is considered as a defect in Six Sigma। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको बिल्कुल भी समझना है इस चीज को कि डिफेक्ट होता क्या है सिक्स सिग्मा में। ठीक है, तो अ प्रोसेस विद अनसुटेबल एर्गोनॉमिक्स, नहीं ये नहीं होगा। अ प्रोसेस विच विल क्रिएट बॉटलनेक, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे पॉइंट्स डाउट क्रिएट करते हैं मन में दैट इट कैन बी द डिफेक्ट, बट नहीं, ये भी नहीं होगा। एनी प्रोसेस विच डज नॉट लीड टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी जो डिफेक्ट होता है, अ डिफेक्ट इज अ फिजिकल, फंक्शनल और एस्थेटिक एट्रीब्यूट ऑफ अ प्रोडक्ट दैट हैज फेल्ड टू मीट कस्टमर सेटिस्फैक्शन, दैट हैज फेल्ड टू मीट कस्टमर रिक्वायरमेंट। कोई भी प्रोसेस विच इज नॉट लीडिंग टू कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ डिफेक्ट, बस यही समझ लेना है। एंड सिक्स सिग्मा का क्या होता है, दैट सिक्स सिग्मा एम्स एट to eliminate that process from the system and ensure superior quality of products and service. This is what is the purpose of Six Sigma. Okay. Next question number 23. In DMAC, M stands for. So Six Sigma जो है वो इतना जो process है वो carry out करती है दो तरीके से, एक होता है DMAC और एक होता है DMADV। ठीक है, तो जो DMAC होता है वो फोकस करता है कि हम जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रैक्टिसेस है उसको इम्प्रूव करें, उसमें से वो डिफेक्ट्स रिमूव करें जो कि कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को मीट नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, प्रोसेस को हम इम्प्रूव करें। और जो DMADV होता है, ऑन द अदर हैंड, इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग न्यू स्ट्रेटेजीज एंड न्यू पॉलिसीज। ठीक है, सो डीमैट में जो M होता है उसमें, सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो डीमैट में सबसे पहले हम डिफेक्ट को डिफाइन करते हैं कि आखिर है क्या, आखिर ऐसा कौन सी चीज है जो कि कस्टमर्स को पसंद नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी पैकिंग। ठीक है, तो फिर मेजर करते हैं कि ओके, न्यू पैक मेजर करते हैं कि कितना डिफेक्ट है। ठीक है, एनालाइज करते हैं कि रूट कॉज क्या है। ए फॉर एनालाइजिंग व्हाट इज द रूट कॉज, कि ये डिफेक्ट आया। फिर आई से क्या करते हैं, हम इम्प्रूव करते हैं करंट प्रोसेसेस को ताकि वो डिफेक्ट जो है वो रिमूव हो सके। सी से फिर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं ताकि और कोई भी ज्यादा डिफेक्ट ना हो और कोई फर्दर डिफेक्ट ना हो जाए अगर हम वहां पे कुछ इम्प्रूव कर रहे हैं तो। ठीक है, मैनेज करते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो M का आंसर हो जाएगा वो होगा मेजर। करेक्ट। 24, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। काइजन एम्स टू गिव राइज टू अ हेल्दी वर्क कल्चर एट ऑर्गेनाइजेशन। बिल्कुल सही। सेशन मीन्स टू शाइन, नहीं, सेशन का मतलब होता है क्या, ऑर्गेनाइज। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज। तो हम लोग देखेंगे कि काइजन का क्या मतलब होता है। तो काइजन जो है वो एक जापानीज टर्म है और उसके 5S होते हैं। ठीक है, जिसमें कि एक ऐसा सेशन, तो वो क्या, काइजन का जो एम होता है वो एम होता है कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ प्रोसेसेस इन ईच एंड एवरी इंडस्ट्री एंड ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। ठीक है, और ये जो होता है ना, ये एक टूल होता है जिससे एक हेल्दी और वेल ऑर्गेनाइज्ड वर्क प्लेस बनता है और जो कि अल्टीमेटली बेटर प्रोडक्टिविटी और बेटर रिजल्ट को देता है। ठीक है, तो और काइजन का एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये फोकस करता है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक डिपार्टमेंट या फिर कोई एक सेक्टर का काम नहीं है। काइजन के जो 5S है वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए हर एक मेंबर जो कि इस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है। ठीक है, हर एक हिरार्की पे, हर एक लेवल जो है पे जो भी इंसान है वो जो काइजन के 5S है उसको फॉलो करेगा। ठीक, सेशन का मतलब इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइज। मैच द फॉलोइंग, द 5S ऑफ काइजन यहाँ पे दिया हुआ है, हमें मैच करना है। तो सबसे पहला है सीसो। तो सीसो का मतलब हमने भी देखा था कि सेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज। तो वी विल जस्ट मेंशन सेशन फर्स्ट। इसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज। सीसो का मतलब होता है शाइन। ये आपको याद कर लेना फ्रेंड्स, ये आता है एग्जाम में, हमेशा किसी ना किसी तरह से आपको पूछ देगा। MCQ में सिर्फ यही रहेगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीरी, और ये 5 ऑप्शन रहेंगे, आपको मैच करना होगा। ठीक है, सीरी का मतलब होता है क्या, सॉर्ट आउट। सिकित्सु का मतलब होता है स्टैंडर्डाइजेशन। और शित्सुके का मतलब क्या होता है, सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। शिशु का मतलब साइन, मतलब क्या होगा कि हाँ, आपको वर्क प्लेस एकदम नीट एंड क्लीन रखना है, राइट। सीरी का मतलब सॉर्ट आउट, कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है उसको आपको प्रॉपर्ली अरेंज करके सॉर्ट करके रखना है। ठीक है, शित्सुके का मतलब है क्या, स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब होता है कि कोई स्टैंडर्ड रूल्स एंड सेट पॉलिसीज जो भी है हर ऑर्गेनाइजेशन के पास, तो वो सारी होनी, उनको सबको फॉलो करना है ताकि एक सुपीरियर क्वालिटी मेंटेन हो। ठीक है, शित्सुके का मतलब होता है क्या, सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्राउड फील करना है और आपको अपना ऑफिस को कैजुअली ड्रेस होके नहीं आना है, आपको अपने ID कार्ड पहन करके आने हैं, और इस तरीके से आपके अंदर ये एक सेंस ऑफ प्राइड और रिस्पेक्ट लाता है। कौन सा, शिक्षके, राइट। और सेशन मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज। ठीक है, ऑर्गेनाइज मतलब जैसे हमने कहा कि हमें जब सब कुछ जो है वो अपना स्पेस जो है वो ऑर्गेनाइज करके रखना है। इसमें एक जापानीज का एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें एक कथन है। जापानीज लोग बोलते हैं कि जितने भी एम्प्लॉय होते हैं उसका हाफ ऑफ द टाइम जो है वो, हाफ ऑफ द प्रीशियस टाइम इज लॉस्ट इन सर्चिंग फॉर आइटम्स एंड इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। तो वो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने ये सेशन प्रैक्टिस को प्रैक्टिस करते हैं, सेशन ऑर्गेनाइज करके रखते हैं सब कुछ। ठीक है, राइट। क्वेश्चन नंबर 26, which part of Kaizen labels the items as necessary, critical, most important, not needed now and useless? ठीक है, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सॉर्ट आउट कर रहे हैं
जितने भी डॉक्यूमेंट्स है उसको प्रॉपरली सॉर्ट आउट कर रहे हैं, और सॉर्ट आउट हम लोग किस में करते हैं? सीरी में। इसीलिए जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा क्या? सीरी। करेक्ट। 27. Quality of work life was introduced by Eric Trust and Fred Emery. करेक्ट है। कई बार हमारे जो क्वेश्चन में इन दोनों का नाम पूछा जाता है, या फिर कभी कभी सिर्फ एरिक ट्रस्ट भी दिया जाता है। ठीक है। इट कवर्स अ पर्सन्स फीलिंग्स अबाउट एवरी डायमेंशन ऑफ हिज वर्क। बिल्कुल से। क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ क्या होता है फ्रेंड्स? ये बताता है कि जो जॉब एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप काम कर रहे हो वो आपके लिए कितना फेवरेबल है। ठीक है। वो आपकी जो भी फीलिंग्स है, आप it tells about a person's feelings about every dimension of his work. इकोनॉमिक्स इंसेंटिव्स ठीक है कि नहीं, रिवॉर्ड्स कैसा मिल रहा है, जॉब सिक्योरिटी है कि नहीं, वर्किंग कंडीशन कैसी है, और ऑर्गेनाइजेशन में जो भी कलीग्स हैं उनके साथ आपका रिलेशनशिप कैसा है, सुपीरियर आपको कैसा ट्रीट करते हैं। तो ये सारी जो फीलिंग्स होती हैं वो सारी फीलिंग्स किस में आती है? क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ आप में आती है। ठीक है। वो डिटरमाइन करती है, ये जो फीलिंग है इनफैक्ट वो डिटरमाइन करती है कि उसकी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ कैसी है। राइट। इसीलिए इसका आंसर होगा बोथ आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 28 देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ आर। प्रिंसिपल ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल सही। अगर क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ अच्छी है तो जो कोई पर्सन होगा उसके अंदर कोई एंजाइटी नहीं होगी, कोई फियर नहीं होगा, कोई लॉस ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, उसका बॉस उसे धमकी नहीं देता होगा कि हम आपको अच्छे से काम नहीं किया तो जॉब से निकाल देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता होगा। वहां पे उसके पास एक सिक्योर जॉब रहती होगी अगर अच्छी क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ है तो। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, इसमें क्या होता है कि डायरेक्ट और पॉजिटिव रिलेशन होना चाहिए एफर्ट और रिवॉर्ड का। ऐसा एम्प्लॉय को फील होना चाहिए कि हम ज्यादा काम करेंगे तो हमें रिवॉर्ड मिलेगा। ये होता है क्या? प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिज्म, ये भी सही है। इसमें क्या होता है कि हर इंडिविजुअल का अलग अलग एटीट्यूड, स्किल और पोटेंशियल होता है। राइट होता है। तो इसीलिए हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए। डेवलपमेंट के लिए, उसके पर्सनालिटी के डेवलपमेंट के लिए, उसके पोटेंशियल के डेवलपमेंट के लिए उसे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए डिस्पाइट हैविंग डिफरेंसेस इन एटीट्यूड, स्किल्स एंड पोटेंशियल। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी होगा प्रिंसिपल वर्क लाइफ का। ये आपको ये भी याद रखना है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी भी है। इसमें क्या होता है कि एम्प्लॉय को मीनिंगफुली पार्टिसिपेट करने को भी दिया जाता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है। इसीलिए जो चारों ऑप्शन है वो चारों सही है, इसलिए हमारा आंसर होगा क्या? ऑल ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 29, हु डेवलप्ड मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क। मैकेंजी 7S फ्रेमवर्क जो है वो किसने डेवलप किया था? मैकेंजी ने नहीं डेवलप किया था, इसे डेवलप किया था टॉम पीटर्स और रॉबर्ट बॉटममैन ने। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 3 बोथ। कब डेवलप किया था? 1980 में। ठीक, 1980 में डेवलप किया था। और वो लोग वर्क कर रहे थे while they developed it, they were working actually in which company? मैकेंजी एंड कंपनी कंसल्टिंग फर्म। वहां पे वो लोग वर्क कर रहे थे और तब उन्होंने ये डेवलप किया। और ये होता क्या फ्रेंड्स? ये 7S फ्रेमवर्क क्या बताता है? ये बताता है कि ऑर्गेनाइजेशन का कोई इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना चाहती हो, या फिर ऑर्गेनाइजेशन मर्जर, एक्विजिशन, टेक ओवर में इन्वॉल्व हो जाती है, तो किस किस पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। ठीक है। कोई भी अगर अपना ऑब्जेक्टिव फॉर्म किया तो किस किस चीज पे हमें ध्यान रखना है, और किस किस चीजों पे ध्यान रख के हमें अपना काम स्टार्ट करना है। ठीक है। और किस किस मैटर्स पे फोकस करना है, तो उसको उन्होंने ग्रुप किया है 7S में। राइट। वी विल सी इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। या Which of the following is a hard element of McKinsey 7S model? तो जो 7S मॉडल है उसमें there are 3 hard element and 4 soft element. जो hard element होता है फ्रेंड्स, they are easier to define or identify by management. Management can directly influence them. They can directly change them. Okay? लेकिन जो सॉफ्ट एलिमेंट होता है तो सॉफ्ट एलिमेंट थोड़ा लेस टेंजिबल होता है। दे आर डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब एंड दे आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हार्ड एलिमेंट होते हैं वो 3 होते हैं, स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर एंड सिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्ड एलिमेंट? आंसर हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रेटजी, स्ट्रक्चर और सिस्टम जो होते हैं वो 3 हार्ड एलिमेंट होते हैं, और 4 सॉफ्ट एलिमेंट होते हैं जिसमें होता है स्किल, स्टाफ,
शेयर्ड वैल्यूज एंड स्टाइल। ठीक है, ये हमारे सॉफ्ट एलिमेंट है। हार्ड एलिमेंट स्ट्रक्चर, स्ट्रैटेजी एंड सिस्टम, ये हमें याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है,